चलो गाइस, आज हम आपको घुमाते हैं आगरा फोर्ट। अब ये जो आप देखने जा रहे हैं ये है गुरुद्वारा साहिब गुरु का ताल। ये रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ से चलकर पहुँचे भगवान टॉकीज़ और सिटी बस ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आगरा में सारी सिटी बसेस इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हम पहुंच गए हैं आगरा फोर्ट की एंट्रेंस पे। पहला आप लोगों को ये रहेगी कि आप लोग यहाँ पे वीकडेज़ में आए, ना कि वीकेंड्स पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मेरी तरह आप लोग भी ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लीजिए ताकि आपको टिकट की लाइनों में धक्के ना खाने पड़े भीड़ से बचने के लिए। इसके लिए आप लोग टिकट्स बुक करने के लिए हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिक्योरिटी चेक करवाने के बाद हम लोग किले में अंदर की तरफ एंट्री करी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आसपास दीवारें काफ़ी बड़ी और काफ़ी मोटी दीवारें बनाई गई थी किले की, जिससे कोई आक्रमण करे तो किले को ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। और आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि ये किला काफ़ी पुराना है। लगभग 1638 तक यहाँ पे जितने भी मुग़ल बादशाह थे उनके वंशों ने यहाँ पर मतलब रहे हैं। और ये मात्र ताजमहल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है किला, और किले से हम आराम से ताजमहल को देख सकते हैं। मुग़लों ने जब अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी, मतलब अपनी राजधानी को बदल दिया था, दिल्ली से आगरा में बदल दिया था, तब उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया था। और उसके बाद काफ़ी बार इसमें हुमायूं ने, उसके बाद अकबर ने, मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों, 4 राजाओं ने, 4 मुग़ल शासकों ने मिल के इसको बनाया था। 4 पीढ़ियों ने, जैसे कोई आता रहा तो बनाते रहे, आता रहा बनाते रहे। लगभग 95 साल में ये बन के पूरा किला तैयार हुआ था। अब जो आप देख रहे थे ये पानी का ड्रेनेज सिस्टम था, जो कि किलों में काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया था। बारिश का पानी जमा होता था और वो जो पीछे मैंने आपको सीढ़ियाँ दिखाई थी, उन सीढ़ियों से उतर के पानी को देखा जाता, पानी का लेवल कितना है। फिर वो पानी एक नाली से होते हुए कुएं में जाता था और कुएं में स्टोर होता था। राजा रतन सिंह का महल था, तो इसका तो गेट बंद किया हुआ था, तो हमको तो जाने दिया नहीं। शायद अंदर कोई कुछ काम चल रहा होगा या किसी वजह से बंद था। अब हम आ गए हैं दीवाने आम में। दीवाने आम का मतलब होता है सार्वजनिक दर्शकों का हॉल। यहाँ की डिज़ाइंस बहुत ही सुंदर की गई हैं हमारी भारतीय कारीगरों के द्वारा। कि बाहर काफ़ी धूप थी, इसलिए इस हॉल में आकर बहुत ही ठंडी हवा लग रही थी। अब जो आप देख रहे हैं, ऊपर राजा बैठा करते थे और नीचे प्रजा, और राजा उनकी समस्याओं को सुन के उनकी समस्याओं का समाधान किया करती थी। फिर थोड़ा सा आगे चल के हम लोग एंटर करते हैं खास महल में। तो खास महल में जो राजा के करीबी लोग हुआ करते थे, उन्हीं को रहने के लिए कमरा दिया जाता था। खास महल में सभी प्रमुख लोग रहा करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी पत्थर लगा हुआ है, ज़्यादातर पत्थर यूरोप से मंगवाया गया था, फ्रांस से, इटली से, यूरोपीय देशों से आता था। और जितना भी लाल पत्थर है, ये लाल पत्थर हमारे राजस्थान से आया करता था, जिसे हम बालू पत्थर बोलते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये जल्दी से गर्म नहीं होता। सिर्फ इसी खासियत की वजह से आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी किले हैं सभी बालू पत्थर से बनाए जाते थे। आगरा किले के बहुत से दरवाजे बंद हैं, उनमें से ये भी एक है। इस जगह का नाम है बाबर की बावड़ी, या फिर आप बोल सकते हैं पानी की टंकी हमारी लैंग्वेज में, क्योंकि पानी की बहुत समस्या को देखते हुए बाबर ने यहाँ पे पानी की टंकी का निर्माण करवाया था। 1527 से लेकर 1573 के बीच में ये बहुत ही बड़े बड़े 3-4 टैंक थे जिनको बनवाया गया था। और इसमें बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग दिखाई गई थी, जिसमें पानी स्टोर होता था, लेकिन उसको चढ़ाने के लिए वापस से महल में बैल के द्वारा जो हरट चलाई जाती थी, आप लोगों ने कभी सुना होगा हरट, तो हरट के द्वारा पानी को वापस चढ़ाया जाता था महल में ऊपर, जहाँ पे भी ज़रूरत होती थी। राजा के कमरे में, ऊपर किसी महल में, मस्जिद में, हर जगह पानी यहीं से पहुँचाया जाया करता था। थोड़ा आगे चलते हैं तो तहखानों की भूल भुलैया आती है। भूल भुलैया से निकलने के बाद हम एकदम खुली जगह पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बैक साइड में यमुना बहती है और उस पार पे ताजमहल दिखता है। आगरा किले को देखकर ये लगता है कि इसमें मुस्लिम आर्किटेक्ट और हिंदू आर्किटेक्ट का दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है।
यहाँ पे धूप भी थी, लेकिन लाल बलुआ पत्थर के कारण यहाँ पे ठंडक भी महसूस हो रही थी। तो अब मैं यहाँ पे खड़े होके ताजमहल को देखने लगी। यमुना के उस पार ताजमहल दिखता है यहाँ से, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से ताजमहल देखने में, ग्रीनरी अच्छी लगती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि आगरा किले के बहुत सारे दरवाज़े बंद हैं, बस इसमें और कुछ खास है नहीं। यहाँ कॉरिडोर है बहुत लंबा सा। दोबारा से इन कमरों की भूलभुलैया से होते हुए हम खास महल के बीच में पहुँचते हैं। समय के साथ ये जो कलाकृतियाँ हैं ये ख़राब ना हो, तो इसलिए इसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए इसमें शीशे का आवरण लगा दिया गया है। इसमें हमें हिंदू और मुस्लिम कलाकृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें स्वास्तिक भी बना हुआ है और थोड़ा सा कुछ एक मुस्लिम कलाकृतियों की डिज़ाइन भी है। आप सभी लोगों ने शायद एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ किले के अंदर जितने भी महल हैं सभी की दीवारों पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया गया है। मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाने की ही वजह से महल के अंदर हमेशा ठंडक बनी रहती थी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी की एक खासियत होती है कि वो ठंडक को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है और फिर ठंडक को अपने अंदर रोक के रखती है, जिस वजह से हमेशा महल अंदर से ठंडा रहता था। गर्मी के समय पे ये और ज़्यादा ठंडक प्रदान करता था। जब हम इस जगह पहुंचते हैं तो यहाँ से इस खिड़की से ताजमहल का व्यू देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और यहाँ से ही बादशाह भी ताजमहल को निहारते थे। भी मुझे इस लाल किले की आर्किटेक्ट को देखकर अचंभा होता है कि उस ज़माने में जब मॉडर्नाइजेशन नहीं था और मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन तब भी पत्थरों को इतना अच्छा तराश कर इन लोगों ने इतनी अच्छी आर्किटेक्ट का निर्माण किया। जहाँ हम आए हैं ये खास महल की मुख्य जगह है। यहाँ पे राजा का दरबार लगा करता था, ये उसके निकलने की जगह है। यह खास महल उच्च कोटि के संगमरमर के पत्थरों को तराश कर इसको बनाया गया है। कि आप लोग देख सकते हैं कि संगमरमर के पत्थर की चमक देखते ही बनती है, पहले की भांति है, आज भी इतना ही चमक रहा है, इतना ही सफ़ेद चमक रहा है। लेकिन हमारे पॉल्यूशन के कारण अभी ये थोड़ा सा पीला पड़ने लगा है। खास महल में बेसिकली भारतीय ईरानी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है भारतीय ईरानी विशेषताओं का। ये बादशाह का सोने का कमरा या आराम गृह माना जाता है। खास महल के बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज देखने को मिलता है। बुर्ज का मतलब होता है टावर या फिर डोम। आगरा का किला इस प्रकार लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे भारतीय कारीगर इतने कुशल थे कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने मार्बल को चिपकाया नहीं था और ना ही काट पीट करके जोड़ा गया था। ये जो है पूरे सिंगल मार्बल का पीस है और उसको हथौड़े और छेनी से तराश के बनाया गया है। कहीं पर कोई भी जॉइंट, किसी प्रकार से जोड़ आपको नहीं दिखेगा। इतने कुशल कारीगर हमारे भारत के थे कि देख के मेरे को आश्चर्य होता है। आप आसपास की कलाकृति और डिज़ाइन देख सकते हैं, कितना मनमोह लेता है। वो भी देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन ख़राब हो गए हैं और आपको देखने में लग रहा होगा ख़राब हो गए हैं डिज़ाइन या काले पड़ चुके हैं। एक्चुअल में क्या था कि ये जितने भी आपको डिज़ाइन अब काले काले या जले हुए दिख रहे हैं, इन सब पे सोने से डिज़ाइन बनाया गया था, लेकिन आक्रांताओं ने सारा का सारा सोना लूट लिया यहाँ से। इतिहास बताता है कि आगरा किले के ऊपर काफ़ी बार आक्रमण हुआ है। आक्रमण करने वाले हर बार आगरा किले से कीमती सोने, हीरे, जवाहरात को लूट के ले जाते थे। पर ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि जो नक्काशी और फूल के डिज़ाइन बनाए गए थे सोने से, आक्रमण करने वाले उनको भी पिघला कर ले गए। ये काफ़ी अचंभित करने वाली चीज़ है। काफ़ी मात्रा में विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की कलाकृति और कारीगरी देखकर काफ़ी समय के लिए वो भी लोग सोच में पड़ जाते हैं। हमारे भारतीय कारीगरों जैसा हुनर किसी के पास भी नहीं था। मुगल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। अकबर द्वारा बनवाया गया किला एक सैन्य अड्डे और शाही निवास दोनों के रूप में कार्य किया करता था। ये किला 2.5 किलोमीटर लंबी दीवार के भीतर एक शानदार शाही शहर को समेटे हुए है। इस किले का आकार अर्धचंद्राकार है। इसकी पूर्वी दीवार यमुना नदी से घिरी हुई है।
ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यहाँ पे अपने नाम लोगों ने कुरेद दिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप अपनी वर्ल्ड हेरिटेज को ख़राब कर रहे हैं। ये सब करने वालों से मेरी विनती है कि कृपया करके इस प्रकार से हमारी विश्व धरोहर को ख़राब ना करें। भारतीय किलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ही अच्छा सिस्टम हुआ करता है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ऊपर का पानी जो भी बरसात का इकट्ठा होता था वो डायरेक्ट यहाँ से होते हुए सीधा नीचे टैंक में ही जाके स्टोर होता था। आगे चलने पे हमें एक और बंद दरवाज़ा मिला। इसके बारे में पता किया तो पता चला कि यह वो खुफिया रास्ता था जो महल के बाहर निकलता था और महल के बाकी सारे कमरों को भी नीचे से ही ये खुफिया रास्ता कनेक्ट करता था। फिर यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक कॉरिडोर आता है और कॉरिडोर से निकलने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मीना मस्जिद। मीना मस्जिद ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ये संगमरमर के पत्थर से बनाई गई है, इसमें कोई अलंकरण नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि मुसम्मन बुर्ज में अपने बंदी जीवन को व्यतीत करते समय शाहजहाँ ने इस मस्जिद का उपयोग किया था। मीना मस्जिद के प्रार्थना कक्ष में 3 मेहराब हैं और उसके सामने एक खुला आंगन है। यह बिल्कुल सादी मस्जिद है। दोबारा से हम लोग पूर्वी चबूतरे पे घूमने के लिए आ गए, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और धूप नहीं थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए जाके दोबारा से चबूतरे पे ठंडी हवा ली जाए और ताजमहल को देखा जाए और साथ ही यमुना का दृश्य लिया जाए। बारिश की वजह से यमुना में काफ़ी पानी था और पानी भी काफ़ी साफ़ आ रहा था। नहीं तो आप सभी लोगों को तो पता है कि यमुना में कितना पानी होता है और क्या यमुना की स्थिति है, तो आप सभी लोग भी हमारी नदियों को साफ़ रखा करें। इस जगह को शाही हमाम कहा जाता है। इसका मतलब होता है गुसल खाना। शाही हमाम का छज्जा जर्जर हो चुका है, जिस वजह से इसमें ताला लगा दिया गया है। आगरा का किला ईंटों का बना हुआ था। इसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसमें आपको महल, गढ़, मंदिर, मस्जिद आदि का समावेश देखने को मिलता है। समय के साथ साथ मुग़ल शासकों ने इसे लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर पत्थर और यूरोप से आए हुए पत्थरों से निर्मित करवाया। फिर थोड़ा आगे चल के कुछ एक सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक कॉरिडोर से होते हुए हम सभी लोग पहुंच जाते हैं नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद आगरा किले में एक वास्तुशिल्प सौंदर्य है। नगीना मस्जिद की वास्तुकला बहुत ही सरल है और इसकी सजावट भी बहुत ही शानदार है। मस्जिद को ऊपर की ओर बने मेहराबों के नीचे साधारण खंभों द्वारा 3 खंडों में विभाजित किया गया है। ये खूबसूरत इमारत शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाई गई थी। मीना बाज़ार के नाम से मशहूर एक आलीशान बाज़ार सड़क के नीचे था, जहां से शाही महिलाएं नगीना मस्जिद की बालकनी में खड़े होकर सामान खरीद सकती थीं। यह मस्जिद शुद्ध सफ़ेद आकर्षक संगमरमर से निर्मित है और इसमें प्रार्थना कक्ष को उत्कृष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है। फिर दोबारा से सीढ़ियाँ उतर के हम लोग पहुँच जाते हैं दीवाने आम। इस ढांचे का निर्माण मूल रूप से लकड़ी से किया गया था, लेकिन बाद में शाहजहाँ ने उसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इस पर शाहजहाँ शैली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी से पता चलती है। इस कमरे में राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों से मिलते थे। अब हम पहुंचते हैं जॉन रसेल की कब्र पर। जॉन रसेल 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। अगर आप आगरा शहर के ऐतिहासिक पक्ष को देखना चाहते हैं तो यह जगह आगरा के उन पर्यटन स्थलों में से एक है जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर आगरा का किला जीत लिया। यह तोप तभी से यहाँ पे स्थित है। तोप को पाकर ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी खुश हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य टुकड़ी को 70,000 रुपये का इनाम भी दिया था उस समय पर। अब हम पहुंच जाते हैं जहांगीरी महल और अंगूरी बाग। जहांगीरी महल का निर्माण अकबर ने कराया था। आगरा किले में यह सबसे बड़ा आवासीय भवन है। इस भवन में हिंदू और एशियाई वास्तुकला का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। ये महल मुख्यतः शाही परिवार से संबंधित महिलाओं के लिए ही बनाया गया था।
जहांगीर के महल के बिल्कुल सामने स्थित है जहांगीर का स्नान कुंड। इसका पानी गर्मियों में भी सूखता नहीं था। इसको जहांगीर के ससुराल वालों ने उपहार के रूप में इसे दिया था। इसे हौज जहांगीरी भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये पत्थर के एक ही खंड को तराश कर बनाया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ ही चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। कई इतिहासकारों का मत है कि जब इसे उपहार स्वरूप दिया गया था तो ये सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के कई आभूषणों से भरा हुआ था। अब हम प्रवेश करते हैं जहांगीरी महल के अंदर। यह यमुना नदी के पूर्व की ओर स्थित किले के आवासीय अक्ष के दक्षिणी छोर पर स्थित यह उन कुछ मूल संरचनाओं में से एक है जो अकबर के समय से लगभग बरकरार बची हुई हैं। यह बहुमंजिला महल नक्काशीदार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसमें बाहरी ऊंचाई मुख्य रूप से इस्लामी योजना का पालन करती हैं, जिसमें कुछ हिंदू तत्व भी शामिल हैं। लाल बलुआ पत्थर पे बहुत ही सुंदर नक्काशियाँ की गई हैं जो देखते ही बनती हैं। जहांगीरी महल से निकलकर हम पहुँचते हैं बंगाली महल। बंगाली महल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसे बंगाली वास्तुकला शैली के कारण यह नाम दिया गया था, जिसमें घुमावदार छज्जे, छोटे आंगन और सपाट छत का उपयोग शामिल था। बंगाली महल दो भागों में विभाजित है, अकबरी महल और जहांगीरी महल। इसके दाईं ओर आगरा किले की दीवारों के करीब अकबर महल के खंडर स्थित हैं। हालांकि खंडर में आप अभी भी अकबर के महल के बचे हुए हिस्से में घूम सकते हैं। यह हिस्सा आगरा के लाल किले का सबसे पहला हिस्सा था। इसमें कई हवेलियां, छोटे प्रांगण और एक बड़ी बावड़ी हुआ करती थी। अकबर के समय में उनके हरम में 5000 से ज़्यादा औरतें थीं। हरम में हर महिला को एक अलग कमरा दिया गया था और शांति और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था को संभालने के लिए हिजड़ों और पवित्र महिलाओं को काम पर रखा गया था। खंडरों के इर्द गिर्द घूमते हुए मैं नक्काशीदार लिंटल्स और अलंकृत ब्रैकेट्स के अवशेषों को देख सकती थी, जो शायद महल के सपाट छतों और छज्जों को सहारा देते थे। दूर के छोर पर आपको एक छोटा सा उद्घाटन भी मिलता है, जहां से आपको आगरा किले के ताजमहल का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। अंग्रेज़ों ने इस हिस्से का इस्तेमाल अपने प्रोवोस्ट सार्जेंट के क्वार्टर के रूप में किया था। बाद में उन्होंने इसे जेल की कोठरियों में बदल दिया। शुरू में इसमें मुसम्मन बुर्ज तक की इमारतें भी शामिल थी, लेकिन जब शाहजहां ने उस क्षेत्र का पुनर्निर्माण किया और बलुआ पत्थर के महलों को संगमरमर में बदल दिया तो बंगाली महल छोटा होता चला गया। यह है अकबरी महल की एक बड़ी बावड़ी। आगरा किले में एक प्रभावी जल संग्रह प्रणाली भी थी, जिसमें आंगन, उद्यान आदि जैसे विभिन्न स्थानों पर छोटे नाले के इनलेट शामिल थे। इन इनलेट को फिर पानी की टंकियों और सीढ़ीदार कुओं से जोड़ा जाता था, जहां वर्षा जल एकत्र किया जाता था और निष्क्रिय शीतलन उद्देश्यों के लिए प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता था। अब सिर्फ हमें ये बंगाली महल के खंडरों के कुछ अवशेष ही देखने को मिलते हैं। अब हमारी आगे चलते हुए आगरा फोर्ट की यात्रा संपन्न हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैं वाटर कूलर के सामने पहुंच गई थी। आगरा फोर्ट को अच्छे से घूमने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय ज़रूर निकालें और फिर मुख्य द्वार से होते हुए हम लोग वापस आ जाते हैं। आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।